আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को बजट सत्र की शुरुआत में कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हुई। शुक्रवार को अपने भाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी सरकार की सफलता पर प्रकाश डाला। भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस दिन अपने भाषण में कहा, मेरी सरकार के एक दशक के कार्यकाल ने विकसित भारत की यात्रा को नई ऊर्जा दी है। विकसित भारत के विजन में जन भागीदारी का सामूहिक सामर्थ्य है, देश की आर्थिक उन्नति का रोड मैप है, डिजिटल क्रांति के रूप में टेक्नोलॉजी की ताकत है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आधार भी है। मेरी सरकार के प्रयास के बल पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम कर रही है। हर कोई परिणाम देख पा रहा है। विदेशों से काफी निवेश आ रहा है। देश के युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। इमारत को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए मजबूत स्तंभों की जरूरत होती है। भारत के विकास के लिए मेरी सरकार ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के ऐसे ही 3 मजबूत स्तंभ बनाए हैं। आज ये सब पूरी दुनिया में भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का पर्याय बन गए हैं। सरकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम और मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं और इंटर्नशिप प्रोग्राम ने युवाओं को सशक्त बनाया है। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा, ड्रोन दीदियों ने महिलाओं को सशक्त बनाने और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य के अलावा 8,000 करोड़ रुपए की लागत से देश में 92,000 इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि 8th पे कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी गई है और साथ ही टैक्स नियम आसान बनाया गया है। बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। देश की महिलाएं फाइटर जेट्स पर सवार हो चुकी है। विदेश से निवेश आया और रोजगार बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र से पहले कहा कि सरकार का लक्ष्य रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म है, जो 2047 तक विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण मंत्र है। संसद का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू हुआ। राष्ट्रपति के संबोधन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट स्क्वायर पर पारंपरिक भाषण दिया। इस सरकार ने आजादी की 100वीं वर्षगांठ में विकसित भारत के सपने को पूरा करने का फैसला किया है। इस साल का बजट उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश को आगे ले जाएगा। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, यही हमारा लक्ष्य है। इस साल का बजट नए भारत के सपने का बजट होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा, तीसरे टर्म में हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक भिन्न भिन्न स्तर के संदर्भ में हो, हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनोवेशन, इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट, ये लगातार हमारे आर्थिक गतिविधि के रोड मैप का आधार रहा है। मैं इस बात से अभिभूत हूं कि देशवासियों ने मुझे तीसरी बार अपने सपने को पूरा करने की दिशा में काम करने का अवसर दिया है। समृद्ध भारत के लिए अगले 25 वर्ष महत्वपूर्ण है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस साल का बजट देशवासियों के लिए नए विश्वास का मंच बनाने वाला है। ये दायित्व दिया है और इस तीसरे कार्यकाल का
ये पहला पूर्ण बजट है और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होके रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि नारी शक्ति को फिर से जगाने की पहल के साथ साथ देश में युवाओं की भूमिका भी बहुत अहम होगी। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को तीसरे मोदी सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी। विपक्षी दल बजट सत्र में प्रयागराज में महाकुंभ मेले के कथित मिसमैनेजमेंट में 30 लोगों की मौत से लेकर कंट्रोवर्शियल वाफ अमेंडमेंट बिल आदि पर चर्चा की मांग करेगी। स्वाभाविक तौर पर इस बजट सत्र में तूफान की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को संसद में तीसरी मोदी सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी। बजट से आम आदमी से लेकर कॉर्पोरेट जगत तक सभी की उम्मीदें काफी ज्यादा है। हर बार की तरह इस बार भी बजट से आम लोगों और मध्यम वर्ग को उम्मीद है कि सरकार बजट में महंगाई और टैक्स से निजात दिलाएगी। 2025-26 के बजट में सरकार न्यू टैक्स रेजिम के तहत 10 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर छूट दे सकती है। 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपए की आय के लिए नया टैक्स स्लैब 30% के बजाय 25% होने की संभावना है। साथ ही सरकार न्यू टैक्स रेजिम के तहत बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा कर सकती है। आर्थिक विश्लेषकों के एक वर्ग ने दावा किया है कि ये घोषणाएं अधिक लोगों को न्यू टैक्स रेजिम को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। महंगाई का बोझ कम करने के लिए CII की सिफारिशों के बाद सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो सकती है। पेट्रोल पर फिलहाल 19.90 रुपए और डीजल पर 15.80 रुपए का एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है। इस साल के बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि भी बढ़ाई जा सकती है। सदन की स्टैंडिंग कमेटी ने किसान सम्मान निधि को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए सालाना करने का सिफारिश किया है। इस योजना के तहत फिलहाल करीब 9.5 करोड़ किसानों को 3 किश्तों में 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं। सरकार रोजगार घोषणा में CII की सिफारिशों के आधार पर इंटीग्रेटेड नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी ला सकती है, जहां सभी रोजगार प्रदान करने वाली मंत्रालयों की योजनाओं की योजना बनाई जाएगी। स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट बढ़ाने की योजना भी हो सकती है। इसके तहत पिछले साल के करीब 91,000 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य बजट की तुलना में 10% ज्यादा पैसा आवंटित किया जा सकता है। वहीं मेडिकल कॉलेजेस में सीट बढ़ाने का भी ऐलान किया जा सकता है। इस बजट में मेडिकल इक्विपमेंट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी भी कम किया जा सकता है। एक बड़ी घोषणा सस्ते घर खरीदने के लिए रेट लिमिट बढ़ाने की भी की जा सकती है। इसके तहत सरकार मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए किफायती आवास की सीमा 45 लाख रुपए से बढ़ाकर 70 लाख रुपए और अन्य शहरों के लिए 50 लाख रुपए कर सकती है। वहीं होम लोन के इंटरेस्ट पर टैक्स छूट भी 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है। इन घोषणाओं के अलावा मोबाइल फोन को सस्ता करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की भी घोषणा की जा सकती है। इस बजट में बेहतर शिक्षा के लिए बड़ी घोषणाएं की जा सकती है। गोल्ड के इंपोर्ट को कम करके व्यापार घाटे को कम करने के लिए गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी में वृद्धि, आयुष्मान भारत स्कीम का दायरा बढ़ाया जाना, अटल पेंशन योजना में पेंशन राशि में वृद्धि, विदेश में नौकरियां उपलब्ध कराने के लिए इंटरनेशनल मोबिलिटी अथॉरिटी का निर्माण भी किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आमतली में नर्सिंग इंस्टीट्यूट के नए भवन के उद्घाटन के दौरान बताया कि सफल किडनी ट्रांसप्लांट के बाद राज्य सरकार अब लिवर ट्रांसप्लांट की दिशा में कार्य कर रही है और इसके लिए मोहन फाउंडेशन से बातचीत भी की गई है। 2024 में राज्य के मुख्य रेफरल हॉस्पिटल जीबी में 2 सफल किडनी ट्रांसप्लांट किया गया, जिसके बाद अब राज्य सरकार लिवर ट्रांसप्लांट की ओर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने शुक्रवार को कहा कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन मोहन फाउंडेशन से बात हुई है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस संबंध में सारी व्यवस्थाएं राज्य सरकार करेगी। কিছুদিন আগেও আমি বলেছিলাম যে এখন লিভার ট্রান্সপ্লান্টের জন্য আমরা যাব। মোহন যে ফাউন্ডেশন তাদের সাথে আমরা কথা বলেছি, যিনি চেয়ারম্যান উনি ইউকেতে ছিলেন, সেখান থেকে উনি ফিরে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এই ফাউন্ডেশন কাজ করছে। এটা ফিলান্থ্রপিক অর্গানাইজেশন, ওনাদের সাথে আমরা কথা বললাম কি লাগবে, আমরা বললাম সবকিছু আমরা দেব। ডিজিজ যারা আছে তাদের থেকে যাতে প্রকিউর করা যায় লিভার, সেই ব্যবস্থা চিন্তা ভাবনা করছেন। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने राज्य के सभी जिला हॉस्पिटलों में ट्रॉमा सेंटर्स को मजबूत करने की राज्य सरकार की पहल की भी घोषणा की। आमतली बाईपास पर नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस के नए भवन का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर्स के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के अलावा पर्याप्त डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार की पहल की भी जानकारी दी। হসপিটালগুলো আছে সেখানে ট্রমা সেন্টার অলরেডি আমরা শান্তির বাজারেই বলুন, সাউথেই বলুন, গুমতি ডিস্ট্রিক্টই বলুন, আমাদের ধলাই ডিস্ট্রিক্ট বলুন, ধর্মনগরে আমরা এর মধ্যে নর্থে আমরা করব, সব জায়গায় আমরা ট্রমা সেন্টারগুলোকে আমরা অনেক বেশি স্ট্রেংথেনিং করছি, যাতে করে ট্রমা সেন্টার যখন একটা ইনস্টিটিউশনে থাকে তার কিন্তু লাইফ সেভিং অনেক খুব ইজিলি লাইফ সেভ করা যায়। তো ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করছি, ডক্টরসও এখানে প্রচুর এখন বেরোচ্ছে আমাদের এখানে প্রায় 96, এখানে আমাদের প্রায় 86 থেকে 90 মতো এখন স্পেশালিস্ট আমাদের আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ থেকে বেরোচ্ছে, টিএমসি থেকে অনেক সুপার স্পেশালিস্টরা বেরোচ্ছে। এমসিএইচ এর কথা এখন আমরা চিন্তা ভাবনা করছি যে আগরতলাতে এমসিএইচ করা যায় কিনা, এবং ভাবা সাথে সাথে বিক্রি করে নেওয়া। আমাদের মধ্যে এত একটা দারুণ একটা রিলেশন এখন ডাক্তারদের সাথে আমাদের এক্সিকিউটিভের যে বিষয় সেটা কিন্তু অনেক ফলপ্রসূ হচ্ছে। খালি चिकित्सा क्षेत्र में सरकारी पहल के साथ साथ निजी निवेश भी बढ़ रहा है। इस संबंध में राज्य में वर्तमान में कुल 11 नर्सिंग कॉलेजेस है। इस दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस के नए भवन का उद्घाटन करने के अलावा गर्ल्स हॉस्टल का भी उद्घाटन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। सिपाहीजला जिले के विकलांग पुनर्वास केंद्र में कर्मचारियों की कमी के कारण विकलांग लोग सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। इस महीने केंद्र में कोई शिविर तक नहीं हुआ। सिपाहीजला जिले के विकलांग पुनर्वास केंद्र में कंप्यूटर कर्मचारी भी नियुक्त नहीं है। विभाग ने 2 कर्मचारियों की नियुक्ति की है, लेकिन वे दोनों कर्मचारी अगरतला से काम कर रहे हैं। एक ही डीआरडब्ल्यू कर्मचारी अकेले केंद्र में काम कर रहा है और जिला अधिकारी तथा मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी की उदासीनता के कारण स्थिति बद से बदतर हो रही है। सिपाहीजला जिले के विकलांग पुनर्वास केंद्र की इस खराब स्थिति के बारे में केंद्र में कार्यरत डीआरडब्ल्यू कर्मचारी नीतीश नमा ने मीडिया को जानकारी दी। আমি আপাতত একাই থাকি, আর দুজন আছে, দুজনে আগরতলাতে কাজ করে, সার্টিফিকেটের জন্য কাজ করে। আপাতত আমি একাই দরজা খুলে বসে থাকি। এই বেহাল দশা করে এই ডিডিআরসি আপাতত ছাত্ররা করতে পারবো, আমি আই রোজ রোজ আসলে দরজা খুলে বসে থাকি। আমি তো গ্রুপটি কর্মচারী। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা।
একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। मेलाघर की शिक्षिका हेमंती सिंह बर्मन की हत्या की निष्पक्ष जांच और मृतक के पति मृणाल कांति बर्मन की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक के परिवार ने शुक्रवार को त्रिपुरा मानवाधिकार आयोग में एक प्रतिनिधि मंडल सौंपा। मृतका के परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि मास्टरपाड़ा मेलाघर निवासी मृणाल कांति बर्मन और उनके परिवार के सदस्यों ने उनकी पत्नी शिक्षिका हेमांती सिंह बर्मन को 24 दिसंबर 2024 को जलाकर मार डाला। একলা হাসপাতালে কেউ নাই, জিজ্ঞাসা করছি মৃণাল কেমন হইছে, এই তো জানি না, দেহ গেছে গেছে, একটা টাকা পয়সা দিছে না, সব টাকা পয়সা আমরা জোগাড় করছি, এরপরে কত টাকা লাগে, একটা লোক নাই, হেরার বলে দুনিয়ার আত্মীয় স্বজন কেউ আইছে না, একটা জাল আইছে না, এত বড় ঘটনা হয়েছে, ঘরের থেকে জিগাইছি তোর জেঠু জেঠুমনি বাড়িছে নি, তারা বাড়িছে না, সারা পাড়ার মানুষ একখান হয়ে গেছে, তারা বলে দেখছেই না, তাই ঠাম্মাও গেছে না। আর বাসুর প্রায় সময় মাইর দূর করতো, বাসুরের নাম হইল মানুষ বর্মন, এরপরে তাই যা আছে ঝুমা বর্মন, তাই এইটাও যুক্ত, বোনেরা কইছি বোন তোরে কেটা করছে, তারা সবাই মিলে এটা করছে। हेमांती सिंह बर्मन की मौत के बाद जब उनके परिवार ने थाने में मृतका के पति मृणाल कांति बर्मन और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कराया तो उन्हें शिकायत स्वीकार करने के बजाय विभिन्न वाहनों से थाने से लौटा दिया गया। बाद में 25 दिन बाद पुलिस ने मामले की शिकायत तो स्वीकार कर ली, लेकिन मामले के मुख्य आरोपी मृणाल कांति बर्मन को अरेस्ट करने के बजाय पुलिस ने उनके बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन परिजनों का आरोप है कि मुख्य आरोपी मृणाल कांति बर्मन को पुलिस ने अब तक अरेस्ट नहीं किया है। রাত্রেবেলা হেমন্তী সিংহ বর্মনকে একজন শিক্ষিকা মেলাঘরের মাস্টারপাড়া, তো তাইনের রাতে তাইনের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। পরবর্তী সময় যখন ঘটনা জানাজানি হয়েছে, এটা জানা গেছে যে তাইনের স্বামী নাকি আগুন লাগাই সেরা তাইনের পুড়ে লাইছে। তো এরপরে দিয়ে সেরা হেমন্তী সিংহ বর্মনের বাড়ির পরিবার যারা আছে তারা এফআইআর লেগে থানাতে গেছে, মেলাঘর থানাতে। তারা 3-4 দিন যাইতে লাগছে এই জিনিসটা এফআইআর করার লেগে। পুলিশের জায়গার ভিতরে কোনোভাবে সহযোগিতা করছে না। পরবর্তী সময়ে যখন জিনিসটা 20-25 দিন হয়ে গেছে, জিনিসটা যখন হেডলাইন্স ত্রিপুরার থেকে পাবলিশ হয়েছে ব্যাপারটা, তখন গিয়ে সেরা এই পুলিশ একটু সাড়া দিছে এবং মৃণাল কান্তি বর্মন যে মারছে হেমন্তী সিংহ বর্মনের স্বামী, তাই বড় ভাইরে পুলিশ অ্যারেস্ট করছে। অতএব এই জায়গার ভিতরে সবকিছুই ঠিকঠাক আছে, কিন্তু কোনোভাবেই যে মূল অভিযুক্তরে পুলিশ কোনোভাবেই অ্যারেস্ট করতেছে না। ঠিক আছে, দফায় দফায় মৃতের পরিবার গেছে, মৃতের পরিবার অনেকবার নিয়ে বয় রেখে দিছে, এফআইআর এমনি না হেমনি লিখতে হইব, এফআইআরটা আজকে না কালকে, এফআইআর ভিতরে এটা লিখতে না, বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা। लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार नहीं किए जाने पर मृतक के परिजनों ने मुख्य आरोपी मृणाल कांति बर्मन की शीघ्र गिरफ्तारी और मामले की उचित जांच की मांग करते हुए ह्यूमन राइट कमीशन में एक प्रतिनिधिमंडल सौंपा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। त्रिपुरा जनजातीय स्वास्थ्य जिला परिषद में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास के लिए अलग विभाग बनाने की मांग 16वें वित्त आयोग से की गई। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास के लिए अलग से बजट आवंटन करने के उद्देश्य से यह मांग की गई है। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी सरकार के सहयोगी आईपीएफटी ने दी। साथ ही पंचायत विभाग में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति की भी मांग आईपीएफटी ने की। প্রথম বিষয় হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন অফ সেপারেট ডিপার্টমেন্ট বাই পারপেটিং দ্য প্রেজেন্ট রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট। সেখান থেকে আপনাকে ডিসাস্টার ম্যানেজমেন্ট এই রিহেবিলিটেশনকে আলাদা একটা দপ্তর করে নিতে হবে এবং এটাকেই 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল টিটিসির জন্য যেটা হয়েছে সেইটা করে এডিসিকে এটা এনাক্টমেন্ট করে দেওয়া, হস্তান্তর করা। দ্বিতীয় আর তৃতীয়, এটা দ্বিতীয় চলে গেছে, তৃতীয় হচ্ছে পঞ্চায়েত লেভেলে
जितेंद्र चौधरी को एक बार फिर सीपीआईएम राज्य सचिव नियुक्त किया गया। यह निर्णय पार्टी के 24वें राज्य सम्मेलन में सर्वसम्मति से लिया गया है। इस बीच बादल चौधरी और पवित्र कर को राज्य समिति से मुक्त कर दिया गया। विधायक जितेंद्र चौधरी को सीपीआईएम त्रिपुरा राज्य सचिव के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। पार्टी के 24वें राज्य सम्मेलन में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। सीपीआईएम के नवनियुक्त राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य बदलती परिस्थिति में पार्टी को आगे ले जाने का है। এই সাংগঠনিক নিয়ম অনুসারে গঠনতন্ত্র অনুসারে লিখিতভাবে আমাদের প্রতিবেদন বা রিপোর্ট আমাদের পেশ করতে হয়। গত 3 বছরের রাজনৈতিক বিষয়ে ত্রিপুরাজ্যের স্বাভাবিকভাবেই ত্রিপুরাজ্যের সম্মেলন যেহেতু ত্রিপুরাজ্যের রাজনীতি তার সর্বভারতীয় বা আন্তর্জাতিক রাজনীতির কিছুটা যে ইয়েগুলো তার যে মূল অভিমুখগুলোকে করে তার সাথে ত্রিপুরা রাজনীতিতে তার প্রভাব কি হচ্ছে এগুলো থাকে। আর সেই রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে আমাদের পার্টির যে বিগত আমাদের যে সম্মেলন সর্বভারতীয় সম্মেলন বা পার্টি কংগ্রেস আমরা বলি, আমাদের এই প্রক্রিয়াও সেই পার্টি কংগ্রেসের অংশ। আগামী 2 থেকে 6 এপ্রিল মাদুরাই হবে। তো এই গত সম্মেলনে যে গৃহীত রাজনৈতিক লাইন পলিটিক্যাল ট্যাকটিক্যাল লাইন রাজ্যে আমরা কিভাবে এটাকে প্রয়োগ করেছি, আমাদের সেই জায়গাতে ভুল বা ত্রুটি কোথাও আছে কিনা, আর সেই লাইনকে ফলপ্রসূ করার জন্য সাংগঠনিকভাবে আমরা কতটুকু তার সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করতে পেরেছি, তার সাথে আমাদের যে মূল রাজনীতি মৌলিক যে লক্ষ্য সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে আমরা কিভাবে এগোতে পারছি এই সবটা মিলিয়ে আমাদের রিপোর্ট তৈরি হয়। दिवंगत दशरथ देव के बाद जितेंद्र चौधरी त्रिपुरा सीपीएम के शीर्ष पद पर जनजाति प्रतिनिधि है। पूर्व सांसद और सीपीएम के जनजाति संगठन उपजाति गणमुख परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने पार्टी के राज्य सचिव गौतम दास के आकस्मिक निधन के बाद 2023 में पार्टी के पूर्णकालिक सचिव का पद संभाला। दशरथ देव के इस्तीफे देने के बाद मानिक सरकार, बैद्यनाथ मुजुमदार, बीजनधर गौतम दास त्रिपुरा सीपीएम के राज्य सचिव थे। जितेंद्र चौधरी 1988 में सीपीआईएम राज्य समिति के सदस्य बने। वह 1993 से 2014 तक राज्य में मंत्री रहे। बाद में जनजाति आरक्षित पूर्ण त्रिपुरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने। उल्लेखनीय है कि त्रिपुरा सीपीआईएम के 24वें राज्य सम्मेलन में 411 प्रतिनिधि थे। इनमें से 266 की उम्र 35 से 50 इयर्स के बीच की है। 411 लोगों में से 152 जनजातीय लोगों के प्रतिनिधि है। वर्तमान राज्य समिति में 60 सदस्य है। इस मामले में बादल चौधरी और पवित्र कर को राज्य कमेटी से मुक्त कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पार्टी के पॉलिट ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी के सदस्यों ने 19 जनवरी को कोलकाता के न्यू टाउन में केंद्रीय समिति की बैठक में आगामी मादुराई पार्टी कांग्रेस के लिए राजनीतिक प्रस्ताव का ड्राफ्ट भी पेश किया था। इतना ही नहीं, केंद्रीय समिति की बैठक में प्रकाश कारत, मानिक सरकार, विमान बोस समेत पार्टी के अखिल भारतीय नेताओं ने सीपीएम के पूर्व महासचिव दिवंगत सीताराम येचुरी की राष्ट्रीय स्तर की लाइन में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि सीपीएम त्रिपुरा राज्य समिति 2028 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में सत्ता हासिल करना चाहती है। इसीलिए सीपीएम राज्य चुनाव में गठबंधन और सीट समझौते की नीति नहीं अपनाना चाहती। इससे पहले टीम ने अपनी ताकत परखने के लिए ग्राम पहाड़ी की रणनीति तय की है। केंद्रीय समिति की 3 दिवसीय बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव के ड्राफ्ट को अपनाया गया, जिससे आगामी पार्टी कांग्रेस से पहले 22 और 23 मार्च को केंद्रीय समिति की बैठक में जारी किया जाएगा। कुल मिलाकर सीपीएम ने 2028 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से पहले बदलाव की रणनीति तय की है। इसके लिए जनजाति वोट बैंक को खास महत्व दिया गया है। प्रदेश सचिव के रूप में जितेंद्र चौधरी की नियुक्ति ने एक बार फिर इस तथ्य को स्थापित कर दिया है। इसी बीच बुधवार को शुरू हुआ 24वां सीपीआईएम त्रिपुरा राज्य सम्मेलन शुक्रवार को समाप्त हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।
कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय स्कूल जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में श्रीपर्णा देवनाथ ने अंडर 14 गर्ल्स कैटेगरी में 4 मेडल्स जीते हैं, जिसमें एक गोल्ड, एक सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। अंडर 14 गर्ल्स कैटेगरी में फ्लोर एक्सरसाइजेस में गोल्ड मेडल और वॉल्टिंग टेबल में एक सिल्वर और अनइवन बार और व्यक्तिगत ऑलराउंड चैंपियनशिप में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर श्रीपर्णा ने राज्य का नाम रोशन किया है। श्रीपर्णा के इस प्रदर्शन से राज्य की जिम्नास्टिक में सफलता की संभावनाएं बढ़ी हैं। रणजी ट्रॉफी के एलीट ए ग्रुप के आखिरी यानी छठे मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को त्रिपुरा की बैटिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई। मैच के दूसरे दिन त्रिपुरा ने सिर्फ 40 रन में 6 विकेट खो दिए। नतीजतन त्रिपुरा की पहली पारी 270 रन पर सिमट गई। जवाब देने उतरी महाराष्ट्र ने 3 विकेट के नुकसान पर 235 रन बनाए। दूसरे दिन के अंत में महाराष्ट्र त्रिपुरा से 35 रन पिछड़ा हुआ है। अगर तीसरे दिन शनिवार को त्रिपुरा के गेंदबाज महाराष्ट्र के खिलाफ चुनौती पेश नहीं करते तो मैच की कमान महाराष्ट्र के हाथ में चली जाएगी। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।